ईटेट के हम लोग पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो देखिए इसका क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। अगला है, जिक्सा पहले को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत वार्ता। अगला है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 पाण या ढांचा का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ऑप्शन 2 संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ऑप्शन 1 स्कीमा। अगला है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो ऑप्शन 4 बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन 1 सृजनात्मक विचारक। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बता देता हूँ। ऑप्शन 4 अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो ऑप्शन 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? ऑप्शन 3 सन्निहित। अगला है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? देने के क्या परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो ऑप्शन 2 पहले दूसरा हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और फिर तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन 4 बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक बुद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। अगला है वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। और आज का लास्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 विद्यालय एवं मीडिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।